अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द एशियन रेवोल्यूशन। मैं हूं आपके साथ रुफाइदा मंजूर। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल है। बात अगर वादी कश्मीर की करें, मौसम सरमा जो है आ चुका है और अनशेड्यूल्ड पावर कट ने लोगों को कितनी मुश्किलात में डाला वो हम सब बखूबी जानते हैं। क्या वजूहात हो सकती है जो कि इलाकों में स्मार्ट मीटर्स भी लगाए हुए हैं, उन इलाकों में भी अनशेड्यूल्ड पावर कट हो रहा है, काफी अनफॉर्चुनेट है। इसी के साथ बात करते हैं कई सारे मुद्दों की, और जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट आती है और कई सारे ऐसे मुद्दे जो कि आज कश्मीर के कोने कोने में उनकी गूंज सुनाई देती है। उन सारे मुद्दों पर हम आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट यूथ लीडर तारिक बख्शी साहब है, अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जो यहाँ पर डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम पर यहाँ पर गवर्नेंस है या इस टाइम पर गवर्नर रूल यहाँ पर चल रहा है, ये सीधे दर्शाता है कि यहाँ पर पॉलिसीज लैक है, किस तरीके से चलना है, क्या करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ इस पावर के रिलेटेड, पावर क्राइसिस के रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, असल में क्या है कि अल्लाह ताला ने इस जे एंड के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज रखे हैं तो जिससे हम काफी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बात ये जरूर बोलना चाहूंगा कि एक होता है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइड कैरिंग कैपेसिटी, एक होता है जो कैरिंग कैपेसिटी है। बिल्कुल। बहुत टाइम पहले की बात है, नियर अबाउट 1960s से कुछ यहाँ पर कुछ रिसर्च हुए हैं जिसमें क्लियरली ये इंडिकेट किया गया है कि जे से यहाँ पर हम कम से कम 10,000 मेगावाट जो पावर है वो हम ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हम इस टाइम पर 3,000 पर भी नहीं पहुंचे हैं। आप ये मानकर चलिए कि समझाने के लिए, कॉमन मैन को समझाने के लिए मैं सिंपली आपसे एक बात ये कह रहा हूं कि हमारे पास सामने एक पहाड़ पड़ा हुआ है और उस पहाड़ के अंदर में कॉपर रिजर्व है। बिल्कुल। लेकिन कॉपर जो है वो तो डायरेक्टली निकलेगा नहीं वहां से, जब तक कॉपर और नहीं वहां से निकलेगा उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद ही कॉपर निकलेगा। ये हर किसी स्टेट के अंदर, हर किसी यूटी के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि हर किसी जगह पर आपको आइडेंटिफाइंग कैपेसिटी 10,000 मिलेगी। 10,000 मेगावाट हमारी जो आइडेंटिफाइड कैपेसिटी है, इसका मतलब है कि 10,000 मेगावाट हम ले सकते हैं यहां से। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि हम 3,000 पर ही है। और इसमें जब हम देखते हैं मेन रीजंस क्या है, मेन रीजंस ये है कि सेंटर ने बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट किया था कि स्टेट के साथ हम एक जॉइंट वेंचर चलाएंगे। उसमें कुछ बड़ी कंपनीज है जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और सतलुज जल विद्यान निगम। ये दो बड़ी प्राइवेट कॉरपोरेशंस है। सेंटर ने क्लियरली स्टेट को बोला था कि हम आपके साथ कॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन हम इन दो कंपनीज के साथ बात करके जो 10,000 मेगावाट कैपेसिटी यहां से है तो हम वो वहां से निकालेंगे। बिल्कुल। अब यहां पर आप देखिए, यकीनन चाहे आप इस टाइम पर यूटी बोलिए, इससे पहले ये एक स्टेट थी, तो जब यहां से अगर 10,000 नहीं तो कम से कम इस टाइम पर हम 7,000 पर तो पहुंचने ही चाहिए। और उसके बाद अगर यहां से 7,000 मेगावाट कैपेसिटी आएगी, उसके बाद ये तो हमारा हक बनता है कि उसके बाद एक मखसूस इसका एक पोर्शन जो है वो जे को दिया जाए। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स का फेलियर है जिन्होंने बिल्कुल सेंटर के साथ उस तरीके से अप्रोच नहीं किया। और बदकिस्मती का आलम यह है कि बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है कि उनको फिक्र ही नहीं थी कि यहाँ कॉमन मैन किस चीज का शिकार हो रहा है और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। जब एक कॉमन मैन यहां से ये बोल सकता है कि 10,000 मेगावाट कैपेसिटी है, उसके बाद सेंटर उधर से बोल रहा है कि ये दो कॉरपोरेशंस है, इनके साथ मिलकर हम जॉइंट वेंचर एक चलाएंगे,
उसके बाद यहां पर मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। यहां पर एक छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट था बारामूला उड़ी के अंदर, बोनियार के अंदर, जिसको मोहरा के नाम से जाना जाता है। वहां ज्यादा नहीं, वहां मानिए कि वो महाराणा प्रताप ने वो बनाया था अपने टाइम पर, लेकिन उसके बाद वो इस टाइम पर डिसफंक्शनल है। पिछली बार मनोज सिन्हा साहब ने भी बोला था कि उसको हम वापस फंक्शनल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं उठेगा कुछ, लेकिन बोलने में आ रहा है कि 4 मेगावाट की कैपेसिटी है। लेकिन जब वहां पर उन्होंने वहां पर गए, वो उन्होंने वहां उसको देखा पूरे तरीके से, तो उन्होंने बोला कि 9 मेगावाट कैपेसिटी हम वहां से ले सकते हैं। 133 करोड़ जो है वो सैंक्शन भी हुआ है। लेकिन उसके बाद कम से कम लोकल एरिया जो वहां का है वो तो वहां से फायदा उठा सकता है। चाहे फिर हम उसके बाद देखें पावर से, वहां से भी फायदा उठा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी कभी आ सकती है क्योंकि उसमें तो मुलाजिम भी लग जाएंगे। लेकिन जहां पर भी हम देखते हैं लैक ऑफ पॉलिसीज। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने इसमें ये कह सकते हैं कि जो चीजें सेंटर को करनी चाहिए, जो चीजें यहाँ की रीजनल पार्टीज को करनी चाहिए थी अपने वक्त में, वो उन्होंने नहीं किया, वो चूक गया उनसे। अब इस वजह से अभी जो हालात हुई है वो हमारे ही लीडर्स की वजह से हुई है। देखिए ये तो क्लियर बात है। इस टाइम पर देखिए, इस टाइम पर मनोज सिन्हा साहब एक बंदा है, वो थोड़ी मतलब ओवरऑल JNK को संभाल सकते हैं जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। देखिए एक पॉलिटिशियन जो होता है उसको इलाके के अंदर एक लालच होती है, सिंपल अल्फाजों में मैं आपसे कहूंगा, और वो मजबूर होता है इलाके में जाने के लिए, और उसके बाद वहां पर ये देखना कि उनके हालात कैसे है क्या है, और उसके बाद वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हमको इस नियामत से महरूम रखा गया है, और ये तो शायद कश्मीरी JNK वालों की बदकिस्मती है। उसके बाद आप देखिए कि इस टाइम पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो चला रहे हैं, अपने दफ्तरों से वो हुकूमत चला रहे हैं। उनको कौन सी चट्टी है कि वो मोहल्ले में जाएंगे, वो एरियाज में जाएंगे, वहां से देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या नहीं आ रही है। अब अगर लोकल लेवल पे इन्होंने बोला था कि वो पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं या काउंसलर्स के इलेक्शंस हो रहे हैं, बदकिस्मती से उसको भी डिले किया। उसके बाद असेंबली इलेक्शन है, उसका भी अभी कुछ अता पता नहीं है। अब कह रहे हैं कि वो मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हैं। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि ओवरऑल जब हम देखते हैं तो JNK सफर कर रहा है। यहाँ पर तो पावर क्राइसिस की बात है। मैं तो आपको सिंपली एक इसका मतलब, मैं एक लेमैन हूँ, तो जब मैं आपको बोल रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट किया था उस टाइम पर स्टेट को कि हम एक जॉइंट वेंचर चलाएंगे। अभी मैंने 2 कंपनीज का नाम भी लिया है। इवन उसमें 70% लोन बोला था सेंटर ने कि हम देंगे। उसके बाद आप देखिए बहुत सारे मतलब ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इस टाइम पर चल रहे हैं, जिसमें सवाल कोट है, किरथई सेकंड है, पकाल दूल है, कवार है, कीरू है, बुरवार है, रवि बेसन के अंदर छोटे छोटे वो प्रोजेक्ट्स हैं। वहां से तो हम इस टाइम पर मतलब कुछ पावर तो हम ले रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक चीज यहाँ पर जरूर ये शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कंजप्शन कहां पर है, जहां पावर की सबसे ज्यादा कंजप्शन है, जहां सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है पावर, सबसे नंबर 1 पर है दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली सबसे ज्यादा जो पावर की कंजप्शन है वो वहां पर है। सेकंड नंबर पर है गुजरात, थर्ड नंबर पर है गोवा, चौथे नंबर पर है हरियाणा, 5वें नंबर पर है पंजाब, जहां सबसे ज्यादा कंजप्शन है। लेकिन वहां 24 आवर बराबर पावर आता है। उसके बाद वहां कोई पावर कट नहीं है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि पावर जाता कहां से है? पावर जाता है हमारे यहां से। अब ये फेलियर नहीं है प्रीवियस गवर्नमेंट्स का, तो और क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 370 और 35 को तो हम टच नहीं करेंगे, बल्कि उस बारे में बात करेंगे कि अगर उसके बाद कहा गया कि स्मार्ट लोगों को बनाना है, डेवलपमेंट करना है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट लोग, ये सारी चीजें बड़े बड़े दावे किए गए, और खास तौर पर ऐसे दावे किए गए, लोग काफी ज्यादा उसमें इफेक्ट हो गए। अब अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो आप खुद रोड्स देख रहे हैं, ट्रैफिक जाम देख रहे हैं। चले अब लोगों को थोड़ा बहुत सफर करना है, अगर स्मार्ट हमें बनना है तो अगर स्मार्ट मीटर्स की बात करें, अब अगर स्मार्ट मीटर्स भी लोगों ने लगाए, आखिर फायदा है कहाँ? आखिर लोग परेशान क्यों है? अब लोग अगर जाए तो कहाँ जाए? अब अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट को ये न ठहराए, गलत न ठहराए, वो जो उन्होंने कर दिया वो पास्ट में, आपकी पार्टी क्या उस पर स्टैंड लेती है? देखिए यहाँ पर मुझे कश्मीरी कहावत याद आ रही है, नहीं बोलना ठीक रहेगा लेकिन बोलूंगा यहाँ पर। ये कश्मीर में इस टाइम पर पता है क्या सिस्टम चल रहा है?
एक यहाँ पर एक कहावत है, पता है वो कहावत क्या है? वो कहावत है कि टांगस रंग गुर फाकई, बिल्कुल। टांगस रंग गुर गुर फाकई। फाकई। ये कश्मीर का हाल है हमारा। आप देखिए कि यूथ जो है वो तरस रहा है रोजगार के लिए, दुकानदार परेशान है बिजनेस के लिए, कहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। और उसके बाद आप मुझे बोलिए कि लाल चौक में इस टाइम पर ये हमें ये एलईडीज का नजारा दिखा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब मेरा दिल जल रहा है, मुझे क्या खुश वो एलईडीज देखकर मेरा मन क्या भर जाएगा जब मेरे जेब में 10 रुपया नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हकीकत बात यह है कि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन पहले अब बेसिक जो नीड्स है ना उन पर आप जाइए। आपकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है इन सारी चीजों पे? देखिए, अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, इनको असाइड करके अगर हम आपका विजन देखें, आपकी पार्टी का विजन देखें, क्या विजन होगा आपका यूथ की तरफ? क्या विजन होगा यूथ को? कैसे आप एम्प्लॉयमेंट देंगे? क्योंकि ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो लीडर्स है नहीं, खुद को लीडर्स बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे पास तो नौकरियां नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, बट आपकी पार्टी का क्लियर विजन क्या है यूथ के लिए? देखिए मैं आपको इसमें क्लियरली कुछ बातें यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एनसी को आजमाया पिछले 70 साल से। उसके बाद पीडीपी को भी हमने आजमाया, कांग्रेस को भी हमने आजमाया। उसके बाद आप देखिए कि सबने हमें वो कहते हैं ना वो ख्वाब दिखाए, आसमानों तक हमें लिया, लेकिन अल्टीमेटली किसी ने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप देखिए कि मैं ये अपनी जगह समझता हूं कि जो एक बंदा इस दौर से गुजरता है ना, तो उसी को पता होता है कि दर्द क्या होता है और जलने का दर्द कैसा होता है, वो वही बंदा महसूस कर सकता है जो एक बार जला हुआ होगा। फर्ज कीजिए मैं इस टाइम पर हूं, एज पर द क्वालिफिकेशन इज कंसर्न आई एम एमएससी इन फॉरेस्ट्री, मैंने एमफिल किया हुआ है। और उसके बाद हमारी एक फाइल जा रही थी सेक्रेटरीट के अंदर। मुझे पता है कि उस फाइल को ना सांप सीढ़ी बनाया जा रहा था, चाहे वो एनसी गवर्नमेंट थी, चाहे वो पीडीपी गवर्नमेंट थी, चाहे कोई और गवर्नमेंट थी। जैसे वो 99 पर सांप डंक मारता है ना, फिर वो पहुंचा देते हैं 10 पर, बराबर वही खेल खेलते थे। क्लर्कल सेक्शन से जाकर रिपोर्ट्स लिखकर, हाँ अब फाइल जो है वो पहुंची डिप्टी डायरेक्टर के पास, अब पहुंची डायरेक्टर के पास, अब पहुंची है फाइनेंशियल कमिश्नर के पास, एंड माई रिपोर्ट ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंस वापस पहुंचा दो इसको कहां, क्लर्कल सेक्शन में। यहां पर किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, तो वो हमने देखा हुआ है। अब उसके बाद मैं अपनी ही बात करूंगा, सियासत में आने का मकसद क्या है। सियासत में आने का मकसद एक है कि मैं खुद एक यूथ हूं, मैं समझता हूं कि यूथ जो है वो किन प्रॉब्लम से इस टाइम पर दो चार है। मैं समझता हूं मेन प्रॉब्लम इस टाइम पर यूथ के लिए जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इवन आप भी अगर इस टाइम पर घर से निकले हो, आप भी इसी गर्ज से निकले हो कि कहीं ना कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए खड़ा हो जाए। आपके लिए, आपके साथ एक कैमरामैन है तो इसका भी दिमाग है। मेरा एक मतलब अपना एक छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, नियर अबाउट 30-40 एम्प्लॉयज है मेरे, सारे के सारे यूथ कैटेगरी में ही आते हैं। हर दिन मैं उनके साथ बात करता हूं, हर दिन ये मैं देखता हूं कि कौन सी पेन उनके अंदर है। अब आपका सवाल है कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। देखिए उसके लिए पॉलिसीज चाहिए। आपकी पार्टी ने पॉलिसीज रखी है? बिल्कुल, हमारे जो कायद है ये अल्ताफ बुखारी साहब जो हमारे कायद है, जहाँ पे बात हम करेंगे, आपकी पार्टी का तो पॉलिसी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें आपकी पार्टी ने तो रखे हुए हैं पॉलिसीज, उसका हम मानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें शहर खास की, ठीक है, वो पिछले 70 ईयर से नजरअंदाज हुआ है। वहां का ट्रेड खास तौर पर काफी नजरअंदाज हुआ है। अगर जब भी बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बात होती है लाल चौक के ट्रेडर्स की। वो भी अभी वैसा कुछ नहीं कमाते, वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हैं, लेकिन जब भी बात होती है तो लाल चौक की होती है। लाल चौक में डेवलपमेंट लाए, लाल चौक में ये स्मार्ट सिटी का जो है प्रोजेक्ट करे। आपकी पार्टी क्या शहर खास पे विजन रखती है? क्या आप लोगों ने शहर खास के ट्रेडर्स के लिए, शहर खास की बहबूदी के लिए आपने कोई विजन रखा है? आपकी पार्टी ने, अल्ताफ बुखारी साहब ने कोई विजन रखा है? देखिए बिल्कुल, हम कहते हैं कि जो
दिल है सिटी का वो डाउनटाउन है। और डाउनटाउन के अंदर अगर हम देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द जो पर्सन्स है वो ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा काश्तकार है, जहां तक मतलब मैं जानता हूं। उसके बाद आप देखिए, जिस टाइम पर गवर्नमेंट एक आती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वहां पर सपोज कीजिए कि बहुत सारे बंदे जो है वो हैंडीक्राफ्ट से बिलोंग कर रहे हैं, वो वहां वो कॉपर के साथ ज्यादा करते हैं। उसके बाद वहां पर वो लोकल डाइंग प्लांट है, हमारा फर्ज बनता है कि वहां पर जाकर उनके साथ बात करके वो देखना कि हम कैसे उस चीज को प्रमोट कर सकते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। अभी तो वहां पर, माफ कीजिएगा यहाँ पर रुकना चाहूंगी, अभी तो वहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है, लेकिन जितनी तेजी से सिविल लाइंस में काम चला है उतनी तेजी से डाउनटाउन में, आपको मालूम ही होगा डाउनटाउन शहर खास एक कंजस्टेड एरिया है। अगर वहां पे मामूली सा ट्रैफिक जाम लग जाता है तो वो काफी टाइम तक वहां पर रुक जाता है। जिस तरीके से अभी सड़कें खोदी हुई है, वहां पे चलने के लिए रास्ते नहीं है, फुटपाथ को तोड़ा गया है, स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया है उसको, अब उसमें काफी ज्यादा टाइम, आपको नहीं लगता है कि अभी भी उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उसमें अभी भी काम काफी स्लो चल रहा है? कई सारे लोग बोलते हैं भाई विंटर्स है, हार्श विंटर्स है, इसमें काम कम होता है या बाकी बाकी चीज होती है। आपको नहीं लगता कि पहले शहर खास का ही सोचना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें वो शहर खास में है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जहां तक आप कह रहे हो कि सबसे पहले हम शहर खास का ही सोचें, लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ कि चाहे डाउनटाउन हो, चाहे उसके बाद अपटाउन हो, चाहे हमारा लाल चौक हो, मेरा मानना है कि हर जगह पर हमें प्रायोरिटी देनी है। लेकिन और शहर खास को तो और नजरअंदाज ही लेकिन किया गया ना लेकिन 70 देखिए, सालों से। हम इस टाइम पर जो हमारे यहाँ एलजी साहब है, हम बार बार उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फील्ड में आइए। उसके बाद आप देखिए कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे क्लियरली एक बात बोलना चाहता हूँ, जहां तक आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, जब तक G20 नहीं हुआ था तब तक जो स्मार्ट सिटी के चारों टायर थे ना वो बिल्कुल हवा भर के थे। लेकिन जो ही G20 खत्म हो गया और इसमें से 3 टायर जो है वो पंचर हो गए और अब बिल्कुल। एक ही टायर पर वो चल रहा है। उस टाइम पर 24 आवर सर्विस चल रही थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं वो बंदा जो होता है ना एक लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, वैसे ही स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आपका उसमें क्या कोई विजन शक नहीं रहेगा है। सर अब शहर खास की तरफ? आपकी पार्टी का क्या विजन रहेगा? अल्ताफ साहब का क्या विजन रहेगा? अल्ताफ साहब का विजन शहर खास के लिए, ओवरऑल सब चीजों के लिए यही है कि जो वहां पर इस टाइम पर जो लोग सफर कर रहे हैं, मेनली जो सफर कर रहे हैं, उनके साथ बात करके देखिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियरली एक बात बोलना चाहता जी हूँ, जी। शहर खास जो है क्या रीजन रहा है कि वो हमेशा मतलब इग्नोर किए जाते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी जो है ये एक नियामत है, आप इसको मानकर चलिए, डेमोक्रेसी एक नियामत है। तो हम कहते हैं नॉर्मली कि गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जी। इसको बनाने वाले भी वही है, इस्तेमाल भी उन्हीं पर होता है ये। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर सिटी के अंदर हमें रिलक्टेंस दिखने को मिलती थी। बिल्कुल। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो पॉलिटिक्स से दूर भाग रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का एक शुक्र है कि पिछले 1 साल से 2 साल से हम देख रहे हैं कि अब ट्रेंड थोड़ी चेंज हो रही है। अब लोग जो है वो मेन पॉलिटिक्स की तरफ माइल हो रहे हैं और नए नए लीडर जो है वो इस टाइम पर वजूद में आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसके दिल के अंदर दर्द हो वही तर्जुमानी करना चाहिए, जिसके दिल के अंदर दर्द नहीं है वो तर्जुमानी करने का हक नहीं, लेकिन नहीं ऐसे तो तारिक साहब, ऐसे तो हर कोई कहता था कि हम ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे, जो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आए, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे कई सारे पार्टीज हैं, उन्होंने ये सारे बड़े बड़े दावे और वादे किए। आपको लगता है कि लोगों में अब सियासत के और कोई भी इंटरेस्ट है? क्या लोग सियासत में अब कोई इंटरेस्ट रखते हैं? अब सिर्फ अब लोग अपने ऊपर सोचता है कि भाई हम कैसे चले, हम वैसे ही चलेंगे? आपको लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट सियासत से खत्म हो चुका है? बिल्कुल, आपकी बात जो है मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, यहाँ पर मैं बस आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आजमाए हुए को आजमाना जो है वो बेवकूफ़ी होती है। और हकीकत बात यही है कि मैं इस टाइम पर लोगों से बस एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी के अंदर कोई रिवायती बंदा नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वो ना जेनेटिक पॉलिटिक्स से आया हुआ है, जिसका बाप लीडर है, अब बेटे को गद्दी संभाली दी गई है। इसमें
हमारी कोशिश यही रह रही है कि बेस रूट लेवल से जिनके अंदर दर्द है लोगों का वो सामने आए, रियल रिप्रेजेंटेशन हो लोगों की। हम जिस टाइम पर मोहल्ले के अंदर जाते हैं, हम जिस टाइम पर एरिया के अंदर जाते हैं, हम जब उनके साथ बात करते हैं, हम उनको कैटेगोरिकली कहते हैं कि आप अपने नुमाइंदे को खुद आप चुनिए, ताकि कल आपको ये गिला ना रहे कि हमने आप पर कोई बंदा ठोसा है यहाँ से। उसमें बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी एरिया में मेरा कोई दोस्त आए, किसी एरिया में मेरा भाई आए। मैं चाहता हूं कि अगर मैं किसी एरिया में जा रहा हूं, लोग जो वहां पर जिस बंदे को उठाएंगे, अभी जैसे काउंसलर्स की बात है, मैं चाहता हूं कि वार्ड के अंदर जिस बंदे को लोग चुनेंगे, हमने इवन वार्ड प्रेसिडेंट से क्लियरली ये यहां से बोला हुआ है कि मीटिंग्स बुलवाइए और लोगों का एतमाद जिस बंदे पर होगा, आपको जब लग सकता है कि हाँ ये बंदा रियल रिप्रेजेंटेशन लोगों के कर सकता है, उसको सामने लाइए, ताकि लोगों के जो हकीकी मानों में काम है वो हो जाए। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद सेंटर के साथ एक चैनल बनती है। बात को समझिए आप, जिस टाइम पर यूटी के अंदर एक गवर्नमेंट बनती है, देखिए एक चीज आप मानकर चलिए कि जो भी सेंटर को लेना था उन्होंने वो लिया, लेकिन बिल्कुल अब कुछ वापस लेने का टाइम है। लेकिन अगर इस टाइम पर लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हम इंशाल्लाह भरपाई कर सकते हैं उन चीजों की। लेकिन अगर फिर से लोग वापस उन्हीं खोखले नारों पर आएंगे, देखिए यहां पर मैं सिंपल एक बात बोलूंगा आपको, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, इस पर काम कर रही थी। आपको लगता है किसी जगह पर कि कश्मीर में कोई बंदा ऐसा है जो पावर रखता है कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है तो वो कश्मीरी कोई बंदा हल कर सकता है? किस तरीके से ये लोगों के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, अपनी पार्टी बिल्कुल कहीं पर ऐसा नारा नहीं देगी। हम बिल्कुल एक बात करते हैं कि आप हम पर यकीन कीजिए, हम डेवलपमेंट लाएंगे, हम इंशाल्लाह यूथ के लिए पॉलिसी लाएंगे, इंशाल्लाह। ये सच बात है कि हर किसी को नौकरी तो मिल नहीं सकती है, लेकिन इसमें आप एक बात पहले समझिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि कश्मीर के अंदर हमारे पास कौन से रिसोर्सेज है। जी बिल्कुल। अगर हम नॉर्मली, अगर मैं यहां पर देखूं, स्विट्जरलैंड जो है वो सारा का सारा चलता है टूरिज्म पर। अल्लाह ताला ने हमारे कश्मीर के अंदर इतना बड़ी एक इंडस्ट्री रखी है, टूरिज्म इंडस्ट्री। अगर हम उसको डेवलप करेंगे ना, आपको लगता है पिछले 10 सालों में, 20 सालों में जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स है, उन्होंने नए कुछ प्लेसेस जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। आप देखिए, अगर आप गांव में जाओगे ना, नॉर्मली, मतलब मैं आपको कहूंगा इस टाइम पर दौद पथरी की बात हो रही है, लेकिन मैं भी पिछली बार गया, मैंने देखा कि होटल्स में पाबंदी है। वहां पहलगाम में लीज खत्म हो गया है, अब वहां पर होटल वालों को होटल बनाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन कितने नए स्पॉट्स जनरेट हो सकते हैं। उड़ी की मैं अभी बात कर रहा था, उड़ी में जो मैं मोहरा की बात कर रहा था, अगर वो पावर प्रोजेक्ट वहां पर चालू हो गया, उसके बाद हमारी जो पार्टी है बिल्कुल क्लियरली हम एक पॉलिसी के तहत चलेंगे, हम लोगों को साथ लेकर चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस जगह पर कैसे हम रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम यूथ को वहां पर, ये इवन अल्ताफ बुखारी साहब जो है पिछली बार गए थे वहां, कोकरनाग साइड से गए थे, वो उन्होंने वहां सिंथन टॉप की बात उठाई थी। सिंथन टॉप एक इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, कहने की बात ही नहीं। अगर वो डेवलप किया जाए ना, साउथ कश्मीर के सारे बंदे उधर से एडजस्ट हो जाएंगे। उड़ी के अंदर अगर कुछ हम प्रोजेक्ट्स लगाएंगे ना, नॉर्थ कश्मीर के मैक्सिमम बंदे उधर एडजस्ट हो जाएंगे। कोई मजबूरी लड़के को नहीं रहेगी कि वो यहां से जाकर दुबई में जाएगा, दिल्ली में जाएगा, बेंगलुरु में जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है इस पर। यानी आपका काफी स्ट्रांग, आपकी पार्टी का काफी स्ट्रांग जो है पॉलिसी है यूथ पर खास तौर पर। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, मुख्तसरन आप जवाब दीजिएगा कि लोगों का जो कि अभी मेन टॉपिक अनशेड्यूल्ड पावर कट है, उस पे आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी? क्योंकि मौसम सरमा है, उसमें लोगों को काफी मुश्किलात होगा। मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस टाइम पर मैं गवर्नमेंट से खाली रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये, लेकिन रही बात उसके बाद कि हमारी जो अपनी पार्टी है उन्होंने इस पर क्या बोला है। हमारी पार्टी ने बिल्कुल क्लियरली इस पर एक स्टैंड दिया है। वो देखिए, मैं यहां स्मार्ट मीटर्स पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं रियल बात करूंगा। यहां पर बात को समझिए, यहां पर अल्ताफ साहब ने क्लियरली बोला हुआ है कि पावर से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, विंटर के अंदर अगर हमारी हुकूमत आएगी, हम 500 यूनिट्स फ्री करेंगे, और उसके बाद समर के अंदर 300 यूनिट्स फ्री करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि
एक घर के अंदर जिस टाइम पर 500 यूनिट्स फ्री जाएंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि लोगों का ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब अपनी पार्टी हुकूमत में आएगी। हमारे पास पॉलिसीज है, हमारे पास सब कुछ है, अब खाली इतना है कि लोग किस लेवल पर हम पर अपना एतमाद जमाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये मुद्दे कुछ वादी कश्मीर के थे, करंट सिचुएशन जो वादी कश्मीर की थी, खास तौर पर अनशेड्यूल्ड पावर कट जो है लोगों को मुश्किलात में डाल रही थी, उस पर भी हमने आज बात की। उम्मीद करते हैं कि ये बात जरूर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी और वो लोगों तक ये मुश्किलात हल करने के लिए पहुंचेंगे और जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं वहां पर उनकी मुश्किलात का अजाला करेंगे। आप देखते रहे देश इन रेवोल्यूशन।